हाँ बेटा, पिछले वाले लेक्चर में आपने देखा था 39 के अंदर आप लोगों को मैंने CFT के कुछ पोस्टुलेट अर्थात अभिग्रहित बता दिए थे। अभिग्रहित बताने के बाद इसके अंदर बेटा दो प्रकार के संकुल है। कहने का मतलब अपन जानते हैं अच्छी तरह से, नंबर 1 कि यहाँ पर अपन जाने समन्वय संख्या 6 के लिए, और समन्वय संख्या 6 के लिए जो ज्यामिति बनती है बेटा अपन अच्छी तरह से जानते हैं। कौन सी ज्यामिति बनती है? अष्टफलकीय ज्यामिति बनती है। तो अष्टफलकीय ज्यामिति वाले के अंदर समन्वय संख्या 6 के लिए आप लोग CFT अप्लाई करोगे, तो अर्थात यहाँ हम कह सकते हैं इसके अंदर जो मुख्य बिंदु है अष्टफलकीय संकुल, जिसको आपकी किताब में इंडिकेट दिया है डेल्टा O से। डेल्टा का मतलब जानते हो, किसी चीज़ में अपन जैसे किसी चीज़ का अवकलन करते हो, अवकलन का मतलब डिफरेंशियल करते हो ना उसका, तो करते हो तो उच्च और निम्न दोनों कंडीशन लाते हो, अरे हायर और लोअर लेते हो, फिर वो क्या करते हो उसके अंदर समाकलन में करते हो। और डी का मतलब क्या होता है? जैसे अपन dx अपॉन dt का मतलब जैसे d2 माइनस d1 ही तो आता है, अरे यही तो होता है। और यहाँ पर x की बात करें, t1 की बात करें तो t2 माइनस क्या रहेगा? t1 तो अंतिम माइनस प्रारंभिक, यही तो मानते हो, अर्थात अति सूक्ष्म समय x2 माइनस x1, जो भी एक गति मानो या कुछ भी मानो, कैसे का मतलब सामान्य कंडीशन ये देखे तो अंतिम माइनस क्या रहेगा? प्रारंभ रहेगा। और प्रारंभ रहेगा तो कहने का मतलब है कि डेल्टा का मतलब और ओ का मतलब क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल। तो यहाँ पर अष्टफलकीय संकुल के लिए CFT हम ये कह सकते हैं, ये अपना पॉइंट हो गया। विपाटन करेंगे तो यहाँ पर अपन को एक चित्र बनाना पड़ेगा, और ये बैथे नामक वैज्ञानिक ने बनाया था, तो अपन इस चित्र को सबसे पहले देखेंगे और फिर यहाँ पर जितने भी अष्टफलकीय संकुल है उनके लिए इस चित्र को अप्लाई करेंगे। अपन जानते हैं बेटा डी कक्षक कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के, 1 2 3 4 5, ठीक है। अपन ने पहले देखा DXY, इसको क्या बोलते हैं? DYZ, इसको बोल दिया, बड़ा सा बनाते हैं, बड़े में जो नाम तो आ जाए। इस चित्र को बना रहे हैं अपन 5 प्रकार, 1 2 3 4 और ये 5, ये डी है, ये डी कक्षक। और डी कक्षक कौन से डी कक्षक है? ये समभ्रंश डी कक्षक। DXY पहला, DYZ दूसरा, DZX तीसरा, DX स्क्वायर डैश Y स्क्वायर, और लास्ट हो गया बेटा DZ स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत है? अब यहाँ पर जब कोई लिगेंड्स परमाणु उनके संपर्क में आता है तो इसकी थोड़ी सी ऊर्जा बढ़ेगी। तो आपकी किताब के अंदर एक आगे और बना रखा है इसको, कि यहाँ से आप लोग वापस ले लिया, वापस वही कितने प्रकार? 1 2 3 4 5, और वापस इनके मान नाम लिख देना, ठीक है। अब लिखने के बाद अब क्या होगा बेटा? लिगेंड परमाणु संपर्क में आ गया, क्या आ गया? लिगेंड परमाणु डी कक्षक के संपर्क में, यूँ लिख दो आप लोग, ठीक है। किताब में क्या लिखा है इस चीज़ को नहीं देखना आपको। अब संपर्क में आया है तो ये डी कक्षक को 2 भागों में बांटेगा। अब 2 भागों में बांटेगा तो पहला भाग ऊपर की तरफ, ये नीचे, यहाँ पर अपन इसके 2 कॉलम बना दो। पहला है EG कक्षक, और नीचे वाला है आप लोगों का 1 2 3, ये आपको हो गया बेटा T2G कक्षक। हो गया पहला EG कक्षक और दूसरा T2G कक्षक। यहाँ पर इनके एक मध्य की एक रेखा होती है, इस रेखा का नाम है बेटा बेरी सेंटर। क्या नाम है? इसको बोलोगे बेरी सेंटर, ये बेरी सेंटर है। और यहाँ से यहाँ तक की जो ऊर्जा है वो 10 DQ के बराबर होती है। किसके बराबर? 10 DQ। डी का मतलब डिफरेंशियल और क्यू का मतलब होता है क्योटा। डिफरेंशियल क्योटा इसकी फुल फॉर्म होती है। ऊपर वाला जो भाग है यहाँ से यहाँ तक का ऊर्जा का जो भाग है वो है बेटा 3/5। अब 3/5 का मतलब है 30 मानो तो 0.6, क्या मानोगे? 0.6 डेल्टा O, या हम कह सकते हैं या करके केवल 6 DQ के नाम से जानोगे इसको। क्या मानोगे? अरे 6 पंजा 30 हो गया, 0.6 डेल्टा O अष्टफलकीय ऊर्जा बोलोगे इसको, ठीक है। या फिर DQ के रूप में लिखोगे तो 6 DQ बोलोगे इसको, और 6 DQ का ही में है
यहाँ पर जो साइन आएगा वो आएगा प्लस का जो ऊपर वाला है। साइन कैसा करोगे? प्लस वाला। नीचे आओगे तो बेटा नीचे वाला है बेटा 2/5 और 2/5 तो 5 चौका 20, समझ भाई। अब 5 चौका 20 कर रहे हो तो 0.06 डेल्टा ओ कर देना, या हम कह सकते हैं केवल 4dq। क्या करोगे? 4dq के नाम से इसको जानोगे तो इसका ये आप लोगों को मान रखने हैं कुछ। 2/5 करो और ये जो वैल्यू है काई में आएगी नीचे की तरफ ऋणात्मक वो लिखना है अपन को ना, या कुछ नहीं है कि यहाँ से इस वैल्यू को घटाना है, ऐसा कुछ नहीं करना। नीचे की तरफ वैल्यू ऋणात्मक वाली, ऊपर वाली जो कैसी होगी धनात्मक मान ध्यान रखना। ऊपर जो मान होगा प्लस 0.6 डेल्टा ओ लिखो, या इसको प्लस 6dq लिखोगे, या इसका मान 2/5 करोगे, या फिर आप 2/5 करो या 2/5 करो या 0.4 करो, क्या दिक्कत आ रही है? सेम ही तो वैल्यू है यार। और तुम भूल गए साहब हमको तो यहाँ 6dq और नीचे 4dq, दोनों में अंतर, यहाँ पर दो टोटल कर देता 10dq। बढ़वा दो, कोई ज़रूरी नहीं है कि अपन को इसको परफेक्टली याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर इस चित्र के नीचे जो आपको किताब के अंदर लिखा हुआ है अष्टफलकीय संकुल के लिए विपाटन है। अष्टफलकीय संकुल के लिए क्या चीज़ है यहाँ पर? तो यहाँ पर आप इस चित्र से लिखेंगे बेटा अष्टफलकीय संकुल के लिए विपाटन। अब आपके समझ में साहब हम क्या करें इसका विपाटन का, ये क्या है लेना देना इसका, ठीक है। तो बेटा कहने का मतलब है कि अपन जानते हैं कि जब केंद्रीय धातु परमाणु यही है, डी कक्षक इसके अंदर रिक्त है और इस संभ्रंश कक्षक है, सबकी ऊर्जा लगभग बराबर होती है। लिगेंड्स परमाणु जब इसके संपर्क में आया तो इसको दो भागों में बांटा, एक ईजी कक्षक और एक T2G कक्षक, समझ आई। अब यहाँ पर मेन बात ये करनी है कि अब अष्टफलकीय संकुल के लिए दुर्बल क्षेत्र लिगेंड और प्रबल क्षेत्र लिगेंड का मतलब क्या समझो। देखो बेटा अष्टफलकीय संकुल में क्या है, dxy, dyz और dzx अर्थात T2G कक्षकों की जो पालियाँ हैं dxy, dyz और dzx कक्षकों की जो पालियाँ हैं वो केंद्रीय धातु परमाणु की ओर होती है। केंद्रीय धातु परमाणु जो T2G, dzx, कौन कौन से हो गया, dxy, dyz और dzx जो केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त डी कक्षक है। इनका जो पालियाँ हैं, इनकी जो पालियाँ हैं लिगेंड्स परमाणु की ओर होती है, लिगेंड्स परमाणु की ओर होती है, जिसके कारण यहाँ पर प्रबल आकर्षण बल होगा। और प्रबल आकर्षण बल जब होता है तो उसको कहोगे कि यहाँ पर T2G की ऊर्जा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और ये क्या होता है, इसके विपरीत होते हैं तो इसकी ऊर्जा क्या हो जाती है बेटा, अधिक हो जाती है, इसलिए ऊपर होता है और ये वाला नीचे रहता है, पहला काम। दूसरा, यदि अपन चतुष्फलकीय संकुल के लिए ये एनर्जी ग्राफ बनाए, ऊर्जा तल आरेख, जैसे आप लोगों ने MOT में देखा था ऐसे ही बने थे, MOT में भी कुछ देखा था, बने थे एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग वाले, बड़ा था पाई स्टार वाला, सिग्मा स्टार वाला, तो वही सिस्टम मान के चलना, थोड़ा सा बहुत डिफरेंट है वैसे तो यहाँ पर यदि अपन चतुष्फलकीय संकुल ले रहे हैं डेल्टा T तो बेटा Eg की ऊर्जा कम होती है और T2G की ऊर्जा अधिक होती है। अर्थात इस चित्र को उल्टा कर देना है। कब? जब आप लोग चतुष्फलकीय संकुल के बारे में बताओगे। क्या करोगे, ये तो है आपका अष्टफलकीय का डेल्टा O का, लेकिन यदि चतुष्फलकीय संकुल लिया हुआ है तो ये T2G तो जाएगा ऊपर और Eg आएगा नीचे। ये साइन आपका यूं कहीं रहेगा, समझ में आई। और उस समय मान को देखा, आप चित्र देख सकते हो आपकी किताब के अंदर से, इन चित्रों को आपको उतारना है। अब आपके समझ में आई साहब ये क्या है, खिलौना। भाई ये खिलौना खेलने के लिए है, लेकिन खेलना कैसा है, प्रबल क्षेत्र लिगैंड, दुर्बल क्षेत्र लिगैंड और इसके चुंबकीय आघूर्ण के मान है। तो आप लोगों को एक सवाल दिया हुआ है पाठ्य पुस्तक के अंदर ही, तो मैं बेटा उस सवाल को बोलूँगा और बोलने के बाद मैं यहाँ पर ही इस सवाल को लिखूँगा। और इस सवाल को देखो बेटा, मैं आपको किताब में से ही बोल रहा हूँ। सवाल नंबर आपका है बेटा निबंधात्मक प्रश्न के अंदर दूसरा। आप ये निबंधात्मक प्रश्न दूसरा जो आपको मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ, सवाल में है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की सहायता से, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत मतलब CFT की सहायता से FeH2O का होल 6 प्लस 2, FeH2O का होल 6 प्लस 2 व
FeCN का होल 6 -4 की तुलनात्मक विवेचना कीजिए, की तुलनात्मक विवेचना कीजिए। तो ये सवाल है, सुनो बेटा। अब सबसे पहला कार्य है कि आप लोगों को तुलनात्मक विवेचना जब कर रहे हो तो आपको ये दो चित्र बनाने हैं। एक चित्र तो आप लोग कॉपी में करो वर्क में, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसको इस चीज़ को देख लो पहले तो, और इसको अपनी पाठ्य पुस्तक में उतार लेना। उतारने के बाद इस प्रश्न को लिखना, निबंधात्मक प्रश्न नंबर 2, जिसके अंदर CFT की सहायता से FeH2O का होल 6 + 2 व FeCN6 -4 की तुलनात्मक विवेचना करनी है। तो अपन जानते हैं तुलनात्मक विवेचना का मतलब होता है कि एक तरफ तो आप लोग क्या लिखोगे, इस संकुल को, और दूसरी तरफ लिखोगे आप लोग इस संकुल को। फिर इसके अंदर D में EG में जो भी कक्षक आने वाले मैं आपको एक एक बताऊंगा, फिर आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इसको मैं मिटा रहा हूँ बेटा, और अपने एग्जाम्पलों को मैं एक अलग अलग कॉलम में रखूँगा, और अलग अलग कॉलम में रखने के बाद ये चित्र भी बनाएंगे अपन। तो आपका एक संकुल तो है, ये आपने दो भाग बांट लिए। नंबर 1 संकुल आपका कौन सा लें, FeH2O का होल 6, और प्लस का क्या लगा दिया बेटा, दो नाम जानते हो, हेक्सा एक्वा आयरन सेकंड आयरन हो गया। ठीक है, नाम लिखे लेना आप, FeCN6 -4, नाम क्या लिखोगे, हेक्सा साइनो फेरेट, फेरेट कौन सा आएगा, सेकंड आयन, ये भी सेकंड अवस्था में ही है। तो आप सबसे पहला कार्य बेटा, सवाल यदि तुमसे पूछा गया हो तो ये एक मैनर्स है कि आप लोग सीधा शुरू मत कर देना, क्योंकि इनके नाम भी आपको लिखने होंगे, तो आपको लिखना जरूर है। तो नाम लिखना पहले, फिर उसके बाद आ जाओ नंबर 2 पॉइंट। अब यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु के पास D कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या देखेंगे। पहला का यहाँ देखो, Fe ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बेटा, प्लस का 2, बोलो कोई दिक्कत है, नहीं है तो नहीं है, तो आर्गन बोल दिया, आर्गन बोल दिया, तो यहाँ पर बेटा 4s0 और 3d6, बोलो कोई दिक्कत है, यही आएगा, सब कर सकते हैं। अरे 4s0 तो मैंने हटा दिया, क्योंकि हम सीधा Fe+2 बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने ये चीज़ें आपको BBT में सही ढंग से बता दिया। यानी कि यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, फिर 2 हटाए वो हटाए, पूरा पन्ना नहीं भरना पड़ेगा, सीधा 4s0 3d6। फिर आप जहाँ कह सकते हो बेटा H2O एक दुर्बल लिगैंड है। अब ये बात मत पूछना सब वापस ये बात क्यों लिख रहे हो बेटा, कहने का मतलब CFT के अंदर एक पॉइंट और है जिसको आप लोग बोलोगे स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी। और स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी का मतलब होता है कि जब लिगैंड्स परमाणुओं को उनकी बढ़ती हुई प्रबलता के क्रम में रखते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, जब लिगैंड्स परमाणुओं को उनकी बढ़ती हुई प्रबलता के क्रम में रखते हैं तो उस श्रेणी को बोला जाता है स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी। क्या बोलोगे, और स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी क्या है, मैं इस बिंदु के बाद थोड़ा सा लूँगा। H2O एक क्या है बेटा, दुर्बल लिगैंड है। अब दुर्बल लिगैंड है तो अपन जानते हैं, चित्र को देखो, अब चित्र अपन ने बनाया सीधा सा सामान्य से 1 2 3 4 5, यहाँ पर अपन देखें, आ जाओ बेटा, ये को क्या बना आपका, ये बना EG कक्षक, और ये बेटा क्या बना आपका, ये आपका बन गया T2G कक्षक, हो गया बेटा। ऊर्जा यदि आप लिखना चाहो तो ठीक है, नहीं तो मत लिखो, सीधा का सीधा यहाँ पर 10 DQ कर देना, ये कोई पूछने वाला नहीं है, आपको तुलनात्मक अध्ययन करवा रहे हैं, वो चित्र तो परफेक्ट आपका पहले हो चुका है। फिर चाहो तो ये वाली भी एंट्री कर सकते हो। अब इलेक्ट्रॉन्स कितने भरने हैं, पहला काम देखो, D है, ये कौन सा है, 3D है? लिगैंड्स परमाणु आ गया, V पार्टन हो चुका है, कितने इलेक्ट्रॉन है D में, 6, 1 2 3 4 5, और ये बेटा 6। आगे बात समझ, H2O एक दुर्बल लिगैंड है जो D कक्षक के लिगैंड है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ H2O एक दुर्बल लिगैंड है जो D कक्षक के इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं करता। अब युग्मन का मतलब यहाँ आ जाओ, यहाँ भरना है अपन को, ये युग्मन नहीं करता मतलब H2O एक दुर्बल लिगैंड है जो D कक्षक के इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं करता तो भरो किसमें, 1 2 3, कितने इलेक्ट्रॉन से, 6। युग्मन
प्रबल लिगैंड है तो यहीं भर देना, 1 2 3 4 5 6। अब आपके पास कितने 6, तो ऊपर पहुंच जाओ, ऊपर पहुंच जाओ, 1 2 3 4 5 और उसके बाद छठा वापस आ जाओ। तो सिस्टम क्या हुआ, T2G के पास कितने, अरे T2G के पास हो गए बेटा 4, सही है। EG के पास कितने बेटा हो गए 2, हो गया कंडीशन। अब यहाँ पर T2G हो या EG हो, उसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिखाई दे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यदि आपको दिखाई दे तो वो संकुल बेटा कलरफुल होगा, पहले ध्यान रखना। कैसा होगा वो, कलरफुल। दूसरी कंडीशन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिखाई दिया तो इसके चुंबकीय आघूर्ण का मान निकालोगे। अपन जानते हैं बेटा, 1 तो 73, 2 82, 3 87, 4 89 और 5 91। यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है बेटा, 1 है तो 1 का मान लिखोगे 1 73, 2 है तो बेटा लिखोगे 2 82, 3 है तो लिखोगे बेटा 3 87 और 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो बेटा 4 89 और यदि 5 है तो बेटा 5 91। ये इसके चुंबकीय आघूर्ण का मान रहेगा 1 73, 2 82, 3 87, 4 89 और 5 91। अब यहाँ पर अपन जानते हैं कि चुंबकीय आघूर्ण का जो मान है, अपन म्यू बराबर बोले तो म्यू बराबर है n+2 और n+2 का मतलब n बराबर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब यहाँ क्या करोगे, दुर्बल क्षेत्र हो गया। अगला पॉइंट डालोगे कलरफुल, अर्थात रंगीन। क्या बोलोगे, रंगीन बोलोगे, कलरफुल। फिर चुंबकीय आघूर्ण निकालोगे तो 1 2 3 4 म्यू बराबर आएगा 4.89। हो गया, तो ये तो होगी एक की कहानी। अब दूसरे को वहां पर शुरू कर देते हैं। अब दूसरे को अपने वहां पर शुरू किया तो मामला शुरू करो। वही कंडीशन, Fe की कंडीशन क्या है बेटा, Fe+2, सही है क्या नहीं है? अब Fe+2 आया तो आया क्या बेटा, आर्गन, आर्गन आया तो 4s0 आया, 3d क्या आएगा 6, सही है। अब यहाँ पर क्या है, Cl-1, Cl-1 क्या है, प्रबल लिगैंड है। क्या है, प्रबल लिगैंड है, लिगैंड है जो D कक्षक के इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करता है। समझ में आ गई बेटा, चित्र बना लो, यही वाला चित्र बनाओगे। क्या, 1 2 3 4 5 3D, 1 2 1 2, ठीक है बेटा। कौन सा है बेटा हमारा, ये EG, ये कौन सा हमारा T2G, सही है। वेरी सेंटर लगा दो कि मान वगैरह पूरे लिख देना। कितने इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं डी में, 1 2 3 4 5 और ये 6 आया। अब आप लोग हुंड के नियम अनुसार पहले नीचे आओ, एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरोगे जब प्रबल क्षेत्र लिगैंड है। यदि शेष रहे तो उनका युग्मन करना। तो 6 में देखो, 1 2 3 4 5 और ये 6, तो 6 और यहाँ पर क्या आएगा 0 है। अगला पॉइंट आता है, सभी युग्मित इलेक्ट्रॉन है कलरलेस, अर्थात इसकी प्रकृति क्या होगी, रंगहीन। फिर सभी युग्मित इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, जब सभी युग्मित है तो प्रकृति होगी बेटा प्रतिचुंबकीय है और चुंबकीय आघूर्ण का मान 0। कंपेयर हो गया। कंपेयर, ये क्या है, T2G में, EG में 2, T2G में 4, EG में 0, T2G में 6। क्यों, प्रबल क्षेत्र लिगैंड है। फिर उसके बाद प्रकृति देखो, इसकी प्रकृति अनुचुंबकीय है, उसकी प्रतिचुंबकीय है। ये कलरफुल है, वो कलरलेस है। इसके चुंबकीय आघूर्ण का मान 489 है, इसके चुंबकीय आघूर्ण का मान 0 है। हो गया बेटा कंपेयर। जैसे 2 नंबर का आया तो 2 में से 2। आप लोगों को सीधा यदि डिटेल लिखना चाहो तो ठीक है, नहीं तो आपको EG T2G का चित्र बनाना, T2G को नीचे रखना और EG को आप लोग क्या रख सकते हैं, ऊपर। तो ये है एक तरह से इन दोनों संकुलों का तुलनात्मक अध्ययन। अब मैं चाहता हूँ, मैं समझता हूँ, कहने का मतलब जानना नहीं, अष्टफलिकीय संकुल कोई सा भी हो उसका इसी प्रकार से आप लोग क्या करोगे, अध्ययन। और अध्ययन करने के बाद तुलनात्मक अध्ययन यही रहेगा। ये प्रश्न यही पूछा जाए कि Fe(H2O)6+2 को CFT के अनुसार समझाओ। आप लोगों को ये बताना है। अब यह संकरण नहीं बताता बेटा, संकरण के में तो परफेक्टली VVT बता देता है संकरण के बारे में, लेकिन वो आंतरिक चक्रण संकुल कब बनेगा, बाह्य चक्रण संकुल कब बनेगा ये नहीं बता रहा। लेकिन sp3 है, dsp2 है या sp3d2 है या d2sp3 है, ये तो परफेक्टली बताता है। कौन, ये तो VVT का ही ठेका है। उसके बाद आगे कलर की, चुंबकीय गुण की, इन सब की बात CFT बात करेगा। अब लिगैंड्स के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर भी कन्फ्यूजन है कि ये प्रबल क्यों है
और ये दुर्बल क्षेत्र क्यों है। तो इसके लिए आप लोग अगली क्लास में जाओगे तो वो पढ़ोगे बेटा LFT, जिसका मानना है नाम है लिगेंड फील्ड थ्योरी, जिसका नाम क्या है लिगेंड क्षेत्र सिद्धांत, जो आप लोग कॉलेज में जाके पढ़ोगे कि कौन सा दुर्बल क्यों है और कौन सा प्रबल क्यों है। हाँ बेटा देखो इसके अंदर एक टॉपिक्स और है, एक टॉपिक इसके अंदर मैं पढ़ाऊंगा आपको लोगों को स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी, स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी। अब स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी का मतलब है कि बेटा जब, कहने का मतलब हम कह सकते हैं बेटा जब लिगेंड परमाणुओं को उनकी बढ़ती हुई प्रबलता के क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो उसे स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी कहते हैं। तो उसे क्या बोलोगे बेटा, तो उसे स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी कहते हैं, स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी कहते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना बेटा, तुमसे प्रश्न पूछे कि भाई स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी से क्या तात्पर्य है, तो आप बोलोगे जब लिगेंड्स परमाणुओं को उनकी बढ़ती हुई प्रबलता के क्रम में व्यवस्थित किया करते हैं तो उसे स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी के नाम से जाना जाएगा। अब आपकी किताब के अंदर तो 15-20 लिगेंड्स है, तो आपको ज़्यादा ध्यान रखना, जो अपन को ध्यान रहे उनके बारे में करना। जैसे मैं तुमको बताता हूँ, देखो ये रह जाएगा, तो इसको छोड़ो। पहले सबसे पहले I हो गया, FClBrI। एक मिनट, किताब देना बेटा, IBrCl है। हाँ, I माइनस Br माइनस याद रह जाएगा, Cl माइनस और F माइनस, बोलो ये तो हो गया। उसके बाद एक इसके अंदर ले लेना OH माइनस, याद रह जाएगा। फिर उसके बाद OH माइनस लिया तो जल ले लेना, H2O ले लेना, या फिर अपन कह सकते हैं ऑक्सीलेटर, या छोड़ देना यहाँ पर OH के साथ, यहाँ पर ऑक्सीलेटर C2O4-2 और ये ले लेना OH2O। तो ये जो है ना बेटा, छोड़ो ये सब के सब मैंने लिखे दुर्बल लिगेंड्स, यहाँ तक तो ध्यान रखना दुर्बल। अब इसके बाद आगे और बढ़ाओगे, श्रेणी को आगे पूरा करोगे तो इसके बाद आप लोगों का EN आ गया, एथिलीन डाइमीन, उसके बाद अमोनिया आ गया NH3, उसके बाद NO2 आ गया और लास्ट में कर देना CO। बस आपको ज़्यादा ध्यान रखने की नहीं है कि आप लोग दुनियादारी के सबके सब याद रखो। तो IBrClF ये तो कोई दिक्कत नहीं, OH माइनस से ऑक्सीलेटर और जल ले लेना। ये तो हो गए सबके सब कौन से दुर्बल वाले, कौन से हो गए दुर्बल क्षेत्र वाले। और ये वाले कौन से हो गए बेटा प्रबल क्षेत्र वाले लिगेंड। इस चीज़ को ध्यान रख लेना कि यहाँ पर बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करोगे तो उनको बोलोगे स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी के नाम से जानोगे। जैसे आप लोग बेटा 11th में आप लोगों ने पाठ नंबर 8वां पढ़ा था, रिडॉक्स अभिक्रिया है, और रिडॉक्स अभिक्रियाओं में आप लोगों ने रासायनिक श्रेणी पढ़ी होगी, स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी। और स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी उसको बोलोगे वैद्युत रासायनिक श्रेणी। और वैद्युत रासायनिक श्रेणी में भी आप लोगों को जितने भी तत्व हैं लिथियम से F तक, कोई सभी थोड़ी बताते हैं, मुख्य रूप से जो काम आते हैं उन्हीं को बताया जाता है। नहीं तो बताएं तो वहाँ पर पूरा पन्ना बढ़े ना, बच्चों को समझ में नहीं आए क्या करना है। तो आपको ये समझना है कि स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, जब लिगेंड्स परमाणुओं को उनकी बढ़ती हुई प्रबलता के क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो इसे क्या बोलोगे स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी। IBrClF OH माइनस ऑक्सीलेटर जल दुर्बल वाला, यहाँ पर एथिलीन डाइमीन, अमोनिया, नाइट्रो और CO कर दें, तो ये कहलाएंगे बेटा आप लोगों के, इसको बोलोगे स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी के नाम से जाना जाएगा। अब एक बात इंपॉर्टेंट बिंदु आपकी पाठ्य पुस्तक के अंदर सारणी सी दी हुई है अष्टफलिकीय संकुल के लिए, और इस प्रकार से दिया हुआ है, ये सारणी के रूप में है कि सबसे पहली बात है कि भाई आप लोगों का संकुल में डी कक्षक इलेक्ट्रॉन
की संख्या। ये कहने का मतलब डी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, जैसे D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8 और D9 तक ही कर देता हूँ मैं, अभी 10 की जरूरत है, 10 आप लोग करना चाहो कर लेना, ठीक है। ये तो D1, D2 और D3 हो गया। अब यहाँ पर पहले इसके अंदर अगला पॉइंट है दुर्बल क्षेत्र लिगैंड, ये लिखा हुआ है दुर्बल क्षेत्र लिगैंड लिखा हुआ है। एक में लिखा हुआ है प्रबल क्षेत्र लिगैंड, क्या लिखा हुआ है बेटा, प्रबल क्षेत्र लिगैंड लिखा हुआ है। अब यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण का मान, म्यू का मान, अब म्यू का मान देखो कंडीशन तो आएगी, पहले वाले का म्यू का मान अलग आएगा, दूसरे वाले का लगाएगा तो अलग बात है। तो आप लोग पहले ये सिस्टम देखो, तो आप लोगों को अपन जानते हैं कि बेटा अष्टफलिक संकुल के लिए मामला चल रहा है। आपके दो कक्षक, एक तो है आपका T2G और एक है आपका EG, सही है कि नहीं है? अब देखो यहाँ, यदि ये दुर्बल क्षेत्र लिगैंड है तो सबसे पहले अपन दुर्बल हो या प्रबल का फर्क पड़ रहा है। T2G में ये कहा होगा, EG में कहा होगा 0 है। यहाँ पर ये T2G में क्या आएगा, अरे T2G में 1 आएगा और EG में 0 आएगा। बोलो सही है कि नहीं है? प्रबल और दुर्बल हो क्या फर्क पड़ रहा है? आ गया हो, कितने हैं, 2 है। तो यहाँ पर ये T2G में कितना आएगा बेटा, T2G में 2, EG में क्या आएगा 0। अरे 3 नीचे है ना, यहाँ पर भी क्या आएगा बेटा, T2G में 2 और EG में क्या आ जाएगा 0। चुंबकीय आघूर्ण का मान 173, चुंबकीय आघूर्ण का मान 282, सही है। आ जाओ आगे, कितने हैं 3, तो यहाँ पर 3 है तो T2G में 3 और EG में कितना आएगा 0। अरे दुर्बल और प्रबल का फर्क पड़ रहा है, अभी तो 3 है। और यहाँ पर भी क्या करोगे, T2G में कितने कर दिए, T2G में 3 और EG में क्या कर दिया 0। अब आ जाओ थोड़ा सावधान हो जाओ यहाँ पे, यहाँ का मतलब D4 विन्यास है। अब D4 दुर्बल क्षेत्र लिगैंड, तो दुर्बल क्षेत्र लिगैंड में T2G में 3, 1 2 3 और चौथों ऊपर पहुंचा दो, EG में 1। बोलो कोई दिक्कत है क्या है? अब यहाँ पर चारों के चारों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, जब दुर्बल क्षेत्र लिगैंड है तो 489 चुंबकीय आघूर्ण का मान है। आगे आ जाओ यहाँ पे, अगले में क्या करोगे, T2G और ये बेटा EG। कौन सा प्रबल क्षेत्र लिगैंड, कितने है बेटा, ये 4 वाले का काम कर रहे हैं अपन, 4 वाले का 1 2 3 4, तो 4 तो किसी में आए T2G में, EG में आएगा 0। जब 4 आए तो 3 में हमने 4 भरे तो 1 तो युग्मित हो गया, 2 अयुग्मित, तो इसका म्यू बराबर मान कर ही दोगे, है आ जाएगा म्यू बराबर मान। आगे आ जाओ 5 के लिए, T2G में कितना भरोगे, कौन सा दुर्बल वाला है भैया, 3 तो भरना है, फिर EG में भर दिया 2। 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, 5 91 में इसके चुंबकीय आघूर्ण का मान। यहाँ आ जाओ, T2G में कितने भर दिए, T2G में 1 2 3 4 5, पाँचों के पाँचों आएंगे बेटा, और EG क्या रहेगा खाली। इसमें आ जाओ 3 4, अगले में बोल रहा हूँ 6 वाले में, सॉरी 7 वाले, 6 वाले बोला 6 वाले में बोलूँगा 6 में देखो दुर्बल क्षेत्र लिगैंड है, 1 2 3 4 5 6, तो T2G में 4, EG में 2, EG में 2, चुंबकीय आघूर्ण शायद अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या रहेगी 4, होगी 4, भर के देख लेना आप लोग किसी को कंपेयर कराए। और यहाँ पर 6, तो T2G में 6, EG में 0। फिर अगला 7 आएगा तो T2G में आगे पहुँचाते जाना और चुंबकीय आघूर्ण के मान निकालते जाना। आपकी पाठ्य पुस्तक के अंदर ये वाली सारणी दी हुई है, इस सारणी को देखना, भयभीत मत होना कि साहब यह की सारणी दी थी, ये कुछ सारणी नहीं ऊपर दिया हुआ है। यहाँ पे देखो अष्टफलकीय क्षेत्र में डी कक्षकों का विपाटन, यहाँ दुर्बल क्षेत्र और प्रबल क्षेत्र में T2G और EG की व्यवस्था दे रखी है, समझ में आई। अब आप लोगों से थोड़ा सा ये कार्य है कि आप लोग साथ में ही यहाँ पर ये चतुष्फलकीय संकुल के लिए भी क्या बनाओगे, चित्र बना लेना और लिख देना, यहाँ पर ये हेडिंग डाल देना, अगले टॉपिक्स के अंदर आएगा यही वाला अपन बोल लेंगे, चतुष्फलकीय संकुल में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, ये हेडिंग डालना और इस हेडिंग के बाद इस चित्र को बनाना। और चित्र को बनाने के बाद कुछ भी मत करना, आगे नोट्स आप लोगों के अगले वाले लेक्चर में लेंगे और उसके अंदर आपको क्या लिखना है इसके नीचे वो आपको मैं बाद में बताऊँगा। धन्यवाद। कितनी हुई?